हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 6 जून और आज के दिन हम 5 और 6 जून दोनों ही दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट डाटा, इंडिया गॉट हाईएस्ट एफडीआई फ्रॉम विच कंट्री इन 2023 एंड 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023-2024 में भारत को किस देश से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं मॉरिशस, सिंगापुर, वियतनाम या फिर चाइना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है सिंगापुर से। आप यहां देख सकते हैं, इन 2023-24 इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट foreign direct investment from Singapore amounting to $11.77 billion despite a 31.55% decline according to government data. So overall FDI into India contracted by about 3.5% due to global economic uncertainties. However, Singapore remained the top source of the FDI for India during this period. इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द लास्ट फिस्कल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो डिक्रीज हुआ है मेजर कंट्रीज से, जिनमें शामिल हैं मॉरिशस, सिंगापुर, यूएसए, यूके, यूएई, सिमन आइलैंड, जर्मनी एंड साइप्रस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which two organizations publication revealed the temperature records in India recently? अभी ये बहुत चर्चा में रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किन दो संगठनों के प्रकाशन से भारत में तापमान रिकॉर्ड का पता चला है। ये पब्लिकेशन हाल ही में जारी हुई है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, थर्ड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड डाउन टू अर्थ, या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। आपको बताना है कि ये जो तापमान रिकॉर्ड का प्रकाशन हुआ है ये किस संगठन ने किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये किया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप यहां देख सकते हैं। So India experienced its second hottest year in record in 2023 with the numerous weather stations recording unprecedented 24 hours maximum temperature. So the country saw its highest minimum temperature for December in 122 years with anomalies reaching 1.71 degrees Celsius above normal. The warming trend continued in early 2024, especially in the southern peninsula, indicating consistently warm nights. The details on India's temperature records are discussed in the State of India Environment in Figures 2024, जो कि एक annual publication है, and the report is jointly released by the magazine Down to Earth and the Delhi-based think tank Center for Science and Environment. तो ये दो जो मैगजीन और संस्था है, इन्होंने मिलकर स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2024 रिपोर्ट जारी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country's port will Adani Port operate under a 30 years concession agreement? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है 30 वर्षीय रियायत समझौते के तहत अदानी पोर्ट्स किस देश की बंदरगाह का संचालन करेगा। आपके ऑप्शंस हैं पापुआ न्यू गिनी, तंजानिया, ग्वाटेमाला या फिर घाना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है तंजानिया के साथ। आप यहां देख सकते हैं, Adani Port signed a 30-year concession agreement with Tanzania's Port Authority to operate container terminal 2 at the Dar es Salaam port. So the operation is through its subsidiary Adani International Ports Holding Private Limited, showing the global expansion strategy of Adani Ports.
Adani Port formed a joint venture with the Abu Dhabi Ports Group and East Harbour Terminals Limited for this project. And the acquisition includes purchasing a significant stake in the Tanzania's International Container Terminal Services Limited, which handles the port's operations. तो ये 30 साल का एग्रीमेंट हुआ है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, The National Human Rights Commission of India is an independent statutory organization founded on October 12, 1993. And second, it is the country's watchdog for human rights, which are the rights to life, liberty, equality, and dignity guaranteed by the Indian Constitution. And third, it was founded in accordance with the Agenda 21, which was approved in Paris in October 1992. और यहाँ पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. यहाँ पर जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. आप यहाँ देख सकते हैं. So it was founded in accordance with the Paris Principles, which was approved in Paris in October 1991 for the promotion and protection of human rights and endorsed by the United Nations General Assembly on December 20, 1993. The headquarters of the Commission shall be in Delhi, and the Commission may, with the previous approval of the central government, establish offices at other places in India. So it is the country's watchdog for human rights, which are the rights of life, liberty, equality, and dignity guaranteed by the Indian Constitution or embodied in international accords and enforceable by Indian courts. So National Human Rights Commission की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ब्रह्मोस. यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्रह्मोस इज ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड द NPOM of Russia. And second, India is not a member of Missile Technology Control Regime, जिसे हम शॉर्ट में MTCR कहते हैं. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. आपको बताना है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया MTCR का मेंबर है. आप यहाँ देख सकते हैं. सो ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? बिकॉज द नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेंटेंस्ड अ फॉर्मर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंजीनियर टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट under the Official Secrets Act for leaking sensitive information to the Inter-Service Intelligence, the intelligence agency of Pakistan. सो ब्रह्मोस की बात करें तो ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दैट हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स प्रोपल्सन सिस्टम, एयरफ्रेम, पावर सप्लाई एंड अदर मेन इंडिजिनस कंपोनेंट्स. ब्रह्मोस की बात करें तो ये एक ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन द DRDO एंड द NPOM ऑफ रशिया, एंड ब्रह्मोस इज नेम्ड आफ्टर द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा. सो ब्रह्मोस की बात करें तो ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन्स, शिप्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट्स. आपने देखा कि ये एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which IIT has Tata Consultancy Services collaborated to develop India's first quantum diamond microchip imager? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी कानपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये समझौता हुआ है टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे के बीच। आप यहाँ देख सकते हैं TCS and IIT Bombay have collaborated to develop India's first quantum diamond microchip imager. And this imager is a cutting-edge sensing tool designed to revolutionize the examination of semiconductor chips. The collaboration aligns with the National Quantum Mission, aiming to position India as a global leader in quantum technology. And the partnership builds on the dynamic relationship between TCS and IIT Bombay, which has included joint research projects and collaborative education programs since 1990s. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं लैंड रिस्टोरेशन, desertification and drought resilience, and second, solutions to plastic pollution, third, living sustainably in harmony with the nature, and fourth, ecosystem restoration। आपको बताना है कि इस वर्ष वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का जो थीम है वो क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस वर्ष का थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, अर्थात भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन। आप यहाँ देख सकते हैं इन 1972 यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड 5th June as the World Environment Day at Stockholm Conference on the Human Environment. In 1973, the first Environment Day was celebrated. So the host for World Environment Day 2024 is the Kingdom of Saudi Arab. और आपने देखा कि इस वर्ष की थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। So the year 2024 will mark the 30th anniversary of the United Nations Convention to combat desertification. 30 वर्ष पूरे हुए हैं UNCCD के, इसीलिए जो विश्व पर्यावरण का दिवस का जो थीम है वो भी इससे संबंधित रखा गया है। और आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष जो होस्ट है विश्व पर्यावरण दिवस का वो है सऊदी अरब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है रेबीज इज अ जूनोटिक डिजीज, and second, rabies is a bacterial infection that mainly affects the respiratory system, and third, rabies can be prevented through vaccination। और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि रेबीज से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो रेबीज एक जेनेटिक डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन एंड कॉज्ड बाय RABB वायरस। So domestic dogs are the primary transmitters of the rabies viruses to humans in up to 99% of cases. So it can affect both domestic and wild animals, and rabies can be prevented through vaccination, both pre-exposure and post-exposure. So rabies एक viral infection है, not a bacterial one, and it is primarily affect the central nervous system, not the respiratory system. सो रेबीज जिनको होता है ऐसा माना जाता है कि उनको हाइड्रोफोबिया भी हो जाता है, तो इसीलिए कई बार ये देखा जाता है कि जिनको रेबीज के सिम्टम्स होते हैं उनको पानी से बहुत डर लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which one of the following is the primary purpose of the multinational military exercise like Red Flag and RIMPAC? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है रेड फ्लैग और रिम्पैक जैसे जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं डिजास्टर रिलीफ ट्रेनिंग, शो ऑफ फोर्स एंड रीजनल डोमिनेंस, इंप्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन अलाइड फोर्सेस या फिर टेस्टिंग न्यू वेपनरी एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो जो मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं उनका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है इम्प्रूव करना इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द अलाइड फोर्सेस। आप यहाँ देख सकते हैं द प्राइमरी फोर्स ऑफ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक रेड फ्लैग एंड रिम्पैक इज टू improve interoperability between the allied forces, and these exercises provide realistic training environment where participating nations can exchange tactics, techniques and procedures, thereby enhancing their ability to operate together effectively in various combat scenarios. सो एक्सरसाइज रेड फ्लैग की बात करें तो ये एक 2 वीक एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया जाता है कई बार यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के द्वारा। So it aims to provide realistic air combat training for military pilots and other flight crew members from the United States and allied countries. इसके साथ ही रिम्पैक की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है द रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है। इसका आयोजन बायएनुअली किया जाता है ड्यूरिंग जून एंड जुलाई इन एंड अराउंड द हवाईयन आइलैंड। सो ये 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है और हवाईयन जो आइलैंड है उसके आसपास इसका आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, NASA collaborated with which space agency to develop a standardized time system for moon? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, ईएसए, जाक्सा या फिर सीएनएसए। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो नासा का ये जो समझौता हुआ है वो हुआ है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ। आप यहाँ देख सकते हैं NASA and the European Space Agency are collaborating to create a standardized lunar time system for the Artemis program, which aims to return humans to the moon. And this initiative addresses the need for unified timekeeping to coordinate international and private lunar missions. With upcoming missions from China, India, and private companies, a common lunar time system is essential for successful operation and coordination. So आप ध्यान रखेंगे स्टैंडर्डाइज्ड लूनर टाइम सिस्टम के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मध्य। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।